हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सभी के? बढ़िया हो सभी? चलो, बहुत अच्छे। बच्चे, आज की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट ओशियनोग्राफी। क्या करेंगे बच्चे? कंप्लीट ओशियनोग्राफी। ठीक है। ओशियनोग्राफी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है बच्चे। चलिए, ये पीडीएफ का नाम मैं बाद में चेंज कर लूंगा, ठीक है। सब मुझे आपको भेजना होगा। अभी के लिए हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज हमारा सबसे पहला टॉपिक है द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है बच्चे। चलो, हेडिंग डालिए सर, द हाइड्रोस्फीयर। टोटल इस क्लास में 10 से 12 स्लाइड्स है और हर एक स्लाइड के ऊपर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। ठीक है। तो साथ के साथ कोशिश करिएगा कि आप अपने नोट्स बनाते रहें। साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है बच्चे। सर, हाइड्रोस्फीयर से आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर? बच्चे, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, एंड स्फीयर मतलब कहीं ना कहीं हम अपने अर्थ को स्फीयर से रिलेट कर रहे हैं। जिस भी बच्चे ने क्लाइमेटोलॉजी एंड लिथोस्फीयर की क्लास देखी है, उससे स्फीयर का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हम क्यों उसको अर्थ से रिलेट कर रहे हैं। चलिए, हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी जो फिजिकल ज्योग्राफी में आपने अपने शब्दों के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, जो उसमें आपको की टर्म्स देखने को मिलते हैं, अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया तो आपका मोर देन 50% ऑफ द काम वैसे ही बन जाता है। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया? चलो, जो हमारा अर्थ है बच्चे, ठीक है, जो हमारा अर्थ है सर, उसका लगभग 71%, ये मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा आपको मिलेगा लगभग 70.9 के आसपास। ठीक है। एग्जैक्ट डेटा बच्चे आपको कहां का मिलेगा, या कितना मिलेगा, सॉरी, लगभग 70.9 के आसपास। ठीक है। अर्थ की जो 71% ऑफ द एरिया है, 71% ऑफ द टोटल एरिया है, इट इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है बच्चे, इट इज कवर्ड बाय वाटर। समझ में आ गया? क्लियर है सर? क्लियर है बच्चे? चलो, तो ये हो गया बच्चे आपका हाइड्रोस्फीयर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आंसर जो रेस्ट 29% बचा है बच्चे, रेस्ट जो 29% बचा है वो है आपका लैंड एरिया। ठीक है। बहुत ही बेसिक बात थी, हर एक बच्चे को पता होगी। रेस्ट जो 29% बचा है वो है आपका लैंड एरिया। ठीक है, वो है आपका लैंड एरिया। कोशिश मैं करूंगा कि ये क्लास लगभग 1 घंटे की हो एंड आपके सभी टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ठीक है। चलो, यहां पे बच्चे आप एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेजर ओशियंस। आपको पता है कि मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप लोग 5 ओशियंस को डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है। उनकी मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखवा रहा हूं बिकॉज ये हाल ही के एक बड़े एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हाल ही के एक बड़े एग्जाम में ये पूछा गया है, तो उसको प्लीज अपने कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। चलो, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेजर ओशियंस। ठीक है। डिसेंडिंग मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, एंड जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पहले आएगा बच्चे आपका यहाँ पर पैसिफिक ओशियन। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आएगा आपका पैसिफिक ओशियन। मैं ओशियन नहीं लिख रहा, आप लोग अपने कॉपी के अंदर ओशियन लिख लेंगे। देन बच्चे आएगा आपका एटलांटिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक, एटलांटिक। उसके बाद आएगा बच्चे इंडियन ओशियन। ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चे इंडियन ओशियन। उसके बाद आएगा बच्चे सदर्न ओशियन या फिर एंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, एंटार्कटिक या फिर सदर्न ओशियन भी इसको कहते हैं। एंड देन आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट को प्लीज याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट को प्लीज याद रखेंगे। क्लियर है इतना? बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? बताइए सर जी, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? चलो, गुड, गुड। इंडियन ओशियन में बच्चे, ठीक है,
मैं आपको यहाँ पर कुछ आइलैंड्स के नाम लिखवा रहा हूं, उन आइलैंड्स को प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, उन आइलैंड्स को बच्चे प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि मैं स्लाइड पूरी तरीके से भरना चाहता हूं। आपको ऐसा ना लगे कि सर कहीं पे हमारी स्लाइड खाली रह गई, हम थोड़ा सा और इस पे कंटेंट पढ़ सकते थे। ठीक है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आपको साथ के साथ स्लाइड के ऊपर लिखवाता हुआ चल रहा हूं। सर लक्षद्वीप। ठीक है बच्चे, लक्षद्वीप। और बच्चे आप याद रखेंगे मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स। इंडियन ओशियन के आइलैंड्स में आपको लिखवा रहा हूं। ओके, मालदीव्स। और बच्चे आप याद रखेंगे न्यू एम्स्टर्डम। ठीक है, न्यू एम्स्टर्डम। न्यू एम्स्टर्डम। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप याद रखेंगे कारगिलन। कारगिलन। ठीक है, कारगिलन। एंड आप बच्चे याद कर सकते हो सेंट पॉल। ये आपके इंडियन ओशियन के कुछ मेजर आइलैंड्स हैं। अब जिस बच्चे को आइलैंड का मतलब नहीं पता, जो एक बड़ा सा लैंडमास जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए, क्लियर है इतना एवरीवन? क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है सर? अगर इतना क्लियर है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज हाइप्सोमेट्रिक कर्व। नाम से नहीं घबराना है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, एक डायग्राम और हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। टिक मैं ऊपर आपको बाद में लगवा दूंगा कि कितने टॉपिक हमने आज की क्लास में किए हैं, और अगर सारे ही कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाइप्सोमेट्रिक कर्व। ठीक है, हाइप्सोमेट्रिक कर्व। बच्चे अब आप बनाओगे एक डायग्राम, और डायग्राम आप बनाओगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, डायग्राम आप बनाओगे कुछ इस तरीके से। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, बन गया डायग्राम। क्या हर एक बच्चे का डायग्राम बन गया? चलो, और ऊपर मैं आपको इस डायग्राम की सबसे पहले सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम की सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, सपोज ये आप हो। ठीक है, सपोज ये आप हो। डन सर। ये है सर कॉन्टिनेंट। यस सर, ये हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है? मुझे एक बात बताना। ठीक है, मुझे एक बात बताना सर, जैसे ही सपोज यहां से आपका ओशियन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से बच्चे आपका ओशियन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप इस कॉन्टिनेंट के एकदम किनारे पे आते हो और इस ओशियन में अपना कदम रखते हो, एकदम नीचे चले जाते हो क्या? नहीं सर, आप ये कहोगे कि कुछ दूर तक। ठीक है, कुछ दूर तक तो बहुत हल्का हल्का पानी रहता है, तो मैं यहां तक तो आ जाता हूं। लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे गहराई बढ़ती रहती है। ठीक है? यानी ओशियन के अंदर भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ लैंड वाला पोर्शन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से जहां से ओशियन शुरू होता है, जब हम वहां पे अपना पैर रखते हैं तो डूब नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम डूब नहीं जाते। राइट, यानी कुछ ना कुछ जो स्ट्रक्चर सर प्रेजेंट है ओशियन के अंदर, आज हम हाइप्सोमेट्रिक कर्व के अंदर उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको भी बच्चे हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? बताइए, ये कर्व अभी मैं आपको ना एग्जामिनेशन में ये कर्व किस तरीके से पूछा गया है, एक बार मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगा। उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए। चलिए, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां से बेसिकली आपका ये ओशियन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस एरिया को बच्चे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप क्यों कहते हैं, ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। यस, अरे भाई ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब यहां से ये थोड़ा 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 अपना स्लोप बना रहा है। ठीक है, और यहां पर भी पानी है, लेकिन उतना गहरा नहीं कि आप आते ही डूब जाओगे। ठीक है, तो ये स्लोप किसकी है, किसका एक्सटेंशन है ये बच्चे? ये कॉन्टिनेंट का ही तो एक्सटेंशन है, जो स्लोप के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका?
क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका? कॉन्टिनेंटल स्लोप। या वेट वेट, इसको आप स्लोप नहीं बोलोगे, ठीक है, इसको आप स्लोप नहीं बोलोगे, इसको बच्चे आप बोलोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है बच्चे, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बच्चे आप बोलोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, समझ में आया? इसको आप क्या बोलोगे? इसको बच्चे आप बोलोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल स्लोप आपका यहां पे आएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है बच्चे, यहां पर जो ओशियन वाटर की डेप्थ है, वो डेप्थ कम होगी कंपैरेटिव टू अदर पॉइंट्स। डेप्थ सर काफी कम होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सर ये जो आपका एरिया है ना, ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा आपका प्रोडक्टिव होगा। काफी ज्यादा आपका प्रोडक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि सर लैंड के साथ साथ आपको वाटर वाला पोर्शन भी मिल गया। ठीक है, तो काफी ज्यादा आपका प्रोडक्टिव होगा। क्लियर है? काफी ज्यादा सर आपका प्रोडक्टिव होगा। सर इसका जो ग्रेडियंट है, अब ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास के अंदर अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, ग्रेडियंट वर्ड हम फिजिकल ज्योग्राफी में यूज करते हैं टू इंडिकेट की ढलान, दैट इज स्लोप, दैट इज वो शेल्फ वाला पोर्शन। ठीक है, याद रखना सबसे पहले आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो ग्रेडियंट है, जो ढलान है, इज लेस देन 1 डिग्री। किसकी सर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। क्लियर है बच्चे इतना? हाँ जी सर, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? ग्रेडियंट इज लेस देन 1 डिग्री। डन है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड आप एक 3 पॉइंट याद रखेंगे कि सर इसकी जो डेप्थ है कम होती है, काफी ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया होता है। ठीक है, शैलोवेस्ट पार्ट होता है सर। ठीक है, शैलोवेस्ट पार्ट होता है। शैलोवेस्ट पार्ट। ठीक है, ग्रेडियंट सर इसका इट इज लेस देन 1 डिग्री। ठीक है बच्चे, उसके बाद जैसे ही आप समुद्र के अंदर 200 मीटर से लेकर 200 मीटर से लेके 300 मीटर की गहराई में जाते हैं, आपको क्या मिलता है बच्चे? आपको मिलता है स्लोप। जिस स्लोप को आप किस नाम से जानते हो? जिस स्लोप को बच्चे आप किस नाम से जानते हो सर? उस स्लोप को हम जानते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से। कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, किस नाम से जानते हैं बच्चे हम इसको? कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्लियर है इतना? बताइए सर, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? सर कॉन्टिनेंटल स्लोप। डन है? हाँ जी, डन है सर। उसके बाद बच्चे आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कुछ बच्चे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जाके इस तरीके से हो जाएगा। सर यहां पे ना आपको एक छोटा सा राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे उठा हुआ पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो जब उठा हुआ पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसी को आप कहोगे बच्चे कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, इसी को बच्चे आप क्या कहोगे? कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज। अच्छा, ये उठा हुआ क्यों है? कई बार ये भी पूछ लेता है। ड्यू टू सेडिमेंट्स। ठीक है, देखो यहां से यहां से यहां से यहां से स्लोप से ढलान से, अब देखो ढलान पे तो आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे नहीं, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे हमें उठा हुआ भाग देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, बेसिकली ड्यू टू सेडिमेंट्स कलेक्शन। बेसिकली ड्यू टू सेडिमेंट्स कलेक्शन। सेडिमेंट्स कलेक्शन। और याद रखना, ये सेडिमेंट्स का मेन सोर्स क्या है? ये कॉन्टिनेंट है बच्चे। ठीक है, ये लाल वाला भाग, ये वाला कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चे, क्लियर था? और नीचे वाला, ये जो ओशियनिक फ्लोर है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो बच्चे एबाइसल प्लेन। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो बच्चे? एबाइसल प्लेन। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? बताइए। अच्छा हाँ, एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पर और नोट करेंगे। ठीक है,
ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, इसी तरीके से मैं आपको बना के बता देता हूँ। सपोज यहां पर लैंड हो ही ना, यहां पर डायरेक्ट माउंटेन्स हो, ठीक है, यहां पर सर डायरेक्ट माउंटेन्स हो और फिर ओशियन शुरू हो गया हो। ऐसी कंडीशन रेयर है, ये आपको कई जगह पर देखने को मिलेगी। सर हमें कई जगह पर देखने को मिलेगी, यस, कई जगह पर देखने को मिलेगी, राइट। तो याद रखना ऐसे कंडीशन में जहां पर लैंड ना हो बट वो लैंड के ऊपर माउंटेन्स हो, ठीक है, बट उस लैंड के ऊपर माउंटेन्स हो, तो सर ये जो शेल्फ है ना, ये नहीं बनेगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ विल बी एब्सेंट। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ विल बी एब्सेंट, विल बी एब्सेंट। डायरेक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे? कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। डन है? हाँ जी बच्चे, डन है इतना? कॉन्टिनेंटल स्लोप डन है, बताइए एवरीवन, डन है सर? और यही कॉन्टिनेंटल स्लोप जब आपकी एक्सटेंड होती है, ठीक है, ये पॉइंट मैं कहां पर लिखूं, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। याद रखना कभी कभी ना ऑर्डर में लगाने को आ जाता है कि पहले शेल्फ आएगा कि स्लोप आएगा कि राइज आएगा, तो उसको प्लीज याद रखना, पहले शेल्फ आएगा देन स्लोप आएगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप जब आपकी एक्सटेंड होती है, जब आपकी एक्सटेंड होती है बच्चे, तो ये किसका फॉर्मेशन करती है? ट्रेंचेस का, ठीक है, ट्रेंचेस का। क्लियर है? ट्रेंचेस क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ट्रेंचेस आर द रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, ठीक है, रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। अब अगर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी है तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ये पॉइंट आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको प्लीज बच्चे नोट करके रख लेना। क्लियर है इतना? बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? अब हाइप्सोमेट्रिक कर्व देख लो किस तरीके से बनता है वो। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। ये हो गया बच्चे आपका लैंड वाला पोर्शन, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आपका थोड़ा थोड़ा मैं बना दे रहा हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा बच्चे मैं बना दे रहा हूँ पानी। तो देखो ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म हम्म, ये कर्व बच्चे आपका कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है? अब कई बार ना यहाँ पर मार्किंग करने को भी पूछ लेता है, या कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे देगा और बताएगा कि किस तरीके से बताओ यहाँ पे मार्किंग करी जाएगी। तो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट पे बच्चे आपको मिलेंगे हाईएस्ट माउंटेन्स, हाईएस्ट माउंटेन्स। अब देखो हाइप्सोमेट्रिक कर्व कुछ नहीं होता, ये सिंपली जो भी हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, स्लोप और शेल्फ वाला, ये उसी को दर्शा रहा है थ्रू ग्राफ, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन्स। यहां पर बच्चे लैंड की एवरेज हाइट होगी, एवरेज हाइट किसकी बच्चे? लैंड की, लैंड की, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ जी बच्चे, इतना क्लियर है क्या? एवरेज हाइट होगी लैंड की। और वेट, यहाँ पे भी मैं पानी बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं पानी बना दे रहा हूँ। चलो सर, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। ये कर्व याद रखना, ये कर्व ही पूछेगा, स्ट्रक्चर तो खैर क्या ही पूछेगा, लेकिन ये कर्व का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको प्लीज याद रखना। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है शेप, जो भी इसका शेप है उसको प्लीज याद रखना, ठीक है। ये बच्चे आपको मिल जाएगा यहाँ पे सी फ्लोर,
ठीक है, और नीचे बच्चे आपको मिल जाएगा डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन यानी गहरा समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन। ठीक है, क्लियर है बच्चे इतना? यही है बच्चे आपका हाइप्सोमेट्रिक कर्व। अगर इतना भी आपको ना याद हो, या तो मैंने आपको मार्किंग करवा दी है, लेकिन फिर भी अगर सपोज आपको ये चीजें ना याद हो, तो सिंपल सा ये कर्व याद रखोगे कि सर ये कुछ इस तरीके से हमारा जाएगा। ठीक है, ये कर्व का स्ट्रक्चर याद रखना, आपका काम बन जाएगा। डन है? मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? अगर हर एक बच्चे को इतना क्लियर है सर, तो आप हेडिंग डालोगे, दैट इज रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। रिलीफ्स ऑफ द ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर। सर ओशियन का जो फ्लोर है वहां पे आपको किस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? ठीक है, किस तरीके के स्ट्रक्चर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चे। ठीक है, सपोज ये है आपका लैंड, एक डायग्राम और हर एक चीज क्लियर। ये बच्चे लैंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले, लाइक दिस, इस स्ट्रक्चर को आप नाम दोगे बच्चे सी माउंट। माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, बट याद रखना समुद्र के अंदर है, सी माउंट। ठीक है, सी माउंट। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। जब यही माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर लैंड के ऊपर आ जाए, ठीक है, यानी आधा भाग इसका समुद्र के अंदर रहे, आधा भाग इसका लैंड के ऊपर आ जाए, इसको बच्चे आप नाम दोगे वॉल्केनिक आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, क्लियर है? वॉल्केनिक आइलैंड। जब आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो, ध्यान से समझना, ठीक है, जब आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जब बच्चे आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो, गुंबद शेप का, ठीक है, इसे आप नाम दोगे, क्या नाम देंगे बच्चे? गोयोट्स। क्लियर है? तब आप इसे क्या नाम दोगे? गोयोट्स। ठीक है बच्चे, तब आप इसे क्या नाम दोगे? गोयोट्स। राइट, गोयोट्स। याद रखना, क्या याद रखना, ध्यान से सुनो, एक मैं आपको और डायग्राम बनवा रहा हूं, ठीक है, एक मैं आपको और डायग्राम बनवा रहा हूं, उसके स्ट्रक्चर को प्लीज ध्यान से देखते रहना। ये तीनों पॉइंट अलग अलग, इसको सेपरेटली याद रखना। ठीक है, और यहां पे मैं आपको फाइनल डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। हर एक पॉइंट अभी मार्क करवाऊंगा, तो फिक्र मत करना। ये क्या बना दिया सर, ध्यान से देखो, ये है बच्चे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, दिस पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे सी शेल्फ लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे अपने कॉपी के अंदर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या है बच्चे, ये वाला, ये एरिया, ये बच्चे एबाइसल प्लेन्स, एबाइसल प्लेन्स, एबाइसल प्लेन्स, एबाइसल प्लेन्स। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है बच्चे, ये है आपका गोयोट। ठीक है, ये क्या है, ये बच्चे आपका रिच। ये क्या है बच्चे आपका रिच। ठीक है, ये क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ट्रेंचेस। ठीक है, ट्रेंचेस क्यों, देख लो भाई,
गड्ढे वाला आकार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्या है? MOR, दैट इज मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस। एंड ये बच्चे अल्टीमेटली आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला, लाइक दिस, जो ये बना है, दिस इज सी लेवल, समुद्री लेवल। इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस ये स्ट्रक्चर प्लीज याद रखना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप प्लीज याद रखेंगे। क्लियर है? ऊपर है बच्चे आपका कॉन्टिनेंट, ऊपर है बच्चे आपका कॉन्टिनेंट, या फिर आप इसको लैंडमास भी कह सकते हो, आप इसको लैंडमास भी कह सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस के नाम लिख लो। यहाँ पे एरिया खाली बचा, यहीं पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस। इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको प्लीज याद रखना। ये कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में कई बार बच्चे ज्यादा पूछ लिया जाता है ये। चलो, पैसिफिक ओशियन की लिख लो पहले। पैसिफिक ओशियन। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब यूपीएससी ना थोड़ा सा एडवांस हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेती है इन दी मैच द फॉलोइंग। चलो बच्चे, मारियाना ट्रेंच, ट्रेंच वगैरह लिख लेना, मैं आपको डायरेक्ट नाम लिखवा रहा हूँ। ट्रेंच, रियोक्यू ट्रेंच, रियोक्यू ट्रेंच। ठीक है बच्चे, कुरील ट्रेंच। ये तीन तो एटलीस्ट याद ही रखना। अब लिख लो इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन में दो इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन, ध्यान से समझना। एक लिख लो आप जावा ट्रेंच, और एक लिख लो आप 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट रिच। 90 डिग्री ईस्ट रिच। ठीक है, ये दो दो प्लीज याद रखना, ये दो प्लीज याद रखना। ठीक है, प्लीज 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 प्लीज। चलो, रिलीफ्स ऑफ द ओशियन फ्लोर क्लियर है? ठीक है, तो कितने टॉपिक बच्चे हमारे हो गए हैं? सर हमने हाइड्रोस्फीयर कर लिया, ठीक है सर, हमने हाइप्सोमेट्रिक कर्व कर लिया, हमने ओशियनिक रिलीफ्स कर लिए। अब बच्चे हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन की तरफ। एक स्लाइड लूंगा, इसको प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन। ठीक है, अच्छा देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, 11 तारीख के बाद, आफ्टर 11 मार्च, मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा 15-20 मिनट की। उन वीडियोस को प्लीज देख लेना, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, एयर मास क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीजें मैं आपको 15-20 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस में समझा दूंगा, उसको प्लीज देख लेना। चलो, पॉइंट नंबर 1 लिखो इसके अंदर, हाइयर द लैटिट्यूड। ठीक है, बस पॉइंट्स लिखते रहो, आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। और थोड़ा सा अपना कान खोल के बैठना। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा यू हैव टू रिलेट। चलो, हाइयर द लैटिट्यूड, यानी कि बच्चे, जैसे जैसे हम इक्वेटर से, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है किसका सर? ओशियन की सरफेस का, यानी कि ओशियनिक सरफेस का, समुद्री सतह का, यानी कि सर समुद्र के ऊपरी भाग का। ठीक है, समुद्री सतह, दैट इज ओशियनिक सरफेस। जो टेम्परेचर है, ठीक है, ओशियन की सरफेस का, वो आपका डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चे? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा सर? ध्यान से समझना, इसके दो प्रमुख कारण हैं। ठीक है, पहला, जैसे जैसे आप इक्वेटर से
पोल की तरफ जाओगे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो आप एक्चुअली सनलाइट से दूर जा रहे हो, तो सर इंसोलेशन वाला जो फैक्टर है, ठीक है, जब हीट कम मिलेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी तो कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी तो कम हो जाएगा। अब जिन्हें ह्यूमिडिटी का मतलब नहीं पता बच्चे पुरानी क्लासेस प्लीज जाकर देखिए, ठीक है, खिलवाड़ मत करो, महीना भर बचा है पेपर में। चलो थोड़ा सा मैं आपको और रिलेट कराने की कोशिश करता हूं। सर इक्वेटर के पास में सनलाइट ज्यादा आती है, बिल्कुल आती है सर। तो सूर्य ताप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, या बेसिकली ज्योग्राफी की भाषा में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इंसोलेशन, ठीक है। सन आपका कहाँ पे उसकी किरणें अधिक आ रही हैं फिर इक्वेटर पे, तो इंसोलेशन ऑटोमेटिकली कहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इक्वेटर पे, दैट इज EQ, ठीक है। जब इक्वेटर पे इंसोलेशन ज्यादा है तो ऑफ कोर्स बड़ी सिंपल सी बात है कि जो हीट है वो ज्यादा ही होगी सर, बिल्कुल। हीट ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है सर, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बात तो सही है सर। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हीट मिल रही है तो इवेपोरेशन तो होगा ही, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा सर, व्हाट विल बी द रिजल्ट, इसके बाद ओशियन का जो सरफेस है, ओशियन का जो आपका सरफेस है, इट विल गेट वार्मर, पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो जिसको ओशियन सरफेस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपल इसको रिलेट करो पानी से, ठीक है। तो देखो कम कब होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ज्यादा कब होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, एक रीजन भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिया, ठीक है। एक तो सन वाला इंसोलेशन वाला रीजन याद रखना, एक तो सर हाइयर द लैटिट्यूड वाला रीजन याद रखना। कई बार हाइयर द लैटिट्यूड वर्ड ना यूज करके वो डायरेक्टली बोलता है सर इक्वेटर से पोल की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक तरीके से मैंने आपको चीजें लिखवा दी। चलो पॉइंट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन में आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है, इसको प्लीज समझते रहना। सपोज दिस इज योर ओशियन, ठीक है, सपोज दिस इज योर ओशियन, ठीक है। ये सर आपका कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका ओशियन है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका ओशियन है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर C, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पानी ज्यादा गर्म कहाँ होगा, पानी ज्यादा गर्म कहाँ होगा, पॉइंट A, पॉइंट B या पॉइंट C। अब आप आंसर करोगे सर वाटर जो है ना, वाटर जो है ये ज्यादा वार्म होगा एट पॉइंट A। कहां पे सर, पॉइंट नंबर A, ठीक है, पॉइंट नंबर A, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ यहीं पर आपको वार्म वाटर देखने को मिलेगा, द आंसर इज नो। वाई, वाई सर, रीजन, रीजन सर हवा आ रही है इधर से, या सपोज इधर से, दोनों ही केस में सर जो आपका वार्म वाटर है ये इसमें आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, खिसकाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वार्म वाटर इज अल्टीमेटली शिफ्टेड टू पॉइंट नंबर B। रीजन सर, रीजन सर इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड, हवा से प्रभावित होकर, ठीक है। रीजन मैं यहां पे लिख रहा हूं, रीजन R, एसर्शन बन गया, ठीक है, एसर्शन बन गया सर। रीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड, इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड, हवा के प्रभाव से, क्लियर है। वार्म वाटर शिफ्टेड टू बी, डन, वार्म वाटर शिफ्टेड टू बी। अब ध्यान से समझना, ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं मैंने आपको ग्लोबल विंड पैटर्न में बताया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन का बीच का जो रीजन है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, ध्यान से देखो, कौन सी विंड चलती है भाई ट्रॉपिकल रीजन्स में, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बताओ भाई। ट्रॉपिकल रीजन्स
सर तो यहाँ पे जो वाटर मिलेगा इसको भी हम ट्रॉपिकल बोल सकते हैं, यानी कि वाटर कैसा है सर, ट्रॉपिकल। अल्टीमेटली आप इसको सिंपल लिख सकते हो, ट्रॉपिकल वाटर। रीजन सर, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सिंपल है भाई, ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहा है तो ट्रॉपिकल वाटर। कौन सी विंड चलती है भाई यहाँ पे? कौन सी विंड चल रही है सर? ईस्टर्ली विंड चलती थी सर। हवा जहां से आती है वहां से उसका नाम पड़ जाता है। ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्ली विंड, वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड आपका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में तेज क्यों चलती है? बिकॉज वहां पे लैंडमास कम है, ओशियन ज्यादा है, इसी वजह से हमें कई सारे वहां पर नाम भी देखने को मिलते हैं, लाइक रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, लाइक रोरिंग फोर्टीज। और जो दो नाम मैंने आपको पढ़ाए हैं, आई नीड, आई वॉन्ट, जरूरत नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, वो नाम कमेंट सेक्शन के अंदर। एक 60 डिग्री वाला, एक 50 डिग्री वाला, लिख दो जल्दी से नाम कमेंट के अंदर। चलो, ईस्टर्ली विंड सर, ईस्टर्ली विंड सर, यानी इस तरीके से चल रही, ईस्ट से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, राइट। अच्छा, ये ट्रॉपिकल रीजन में चल रही है तो क्या वार्म एयर को लेके आएगी, गर्म हवा, वार्म एयर? यस सर, गर्म हवा लेके आएगी। ठीक है, रीजन, रीजन क्या है सर, बता दो इन दी कमेंट सेक्शन। रीजन मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, कहाँ पे हवा गर्म रहेगी, कहाँ पे हवा ठंडी चलेगी। थोड़ा सा अगर ऊपर ध्यान दिया होगा तो रीजन आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई वॉन्ट दी रीजन इन दी कॉमेंट सेक्शन। सर वार्म एयर, जब वार्म एयर आ रही है तो पानी को भी तो सर गर्म ही करेगी। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ओशियन का जो वाटर है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द विंड, वो हवा से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और सुनो, और सुनो, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, यानी कि सपोज दिस इज योर कॉन्टिनेंट, सपोज दिस इज योर कॉन्टिनेंट, आप यहां पर खड़े हुए हो, आप यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े हुए हो। तो मुझे एक बात बताओ, विंड कहां से आ रही है सर? ईस्ट से, दैट इज वाई ईस्टर्ली विंड। कैसी हवा लेके आ रही है सर? वार्म एयर। यानी कि सर पानी कैसा होगा? यानी कि सर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे मुझे कैसा पानी देखने को मिलेगा? कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे मुझे कैसा पानी देखने को मिलेगा? ठंडा या गर्म? ठंडा या गर्म? कौन सी विंड आ रही है सर? ईस्टर्ली। तो यहां पर मुझे अल्टीमेटली कैसा पानी देखने को मिलेगा सर जी? वार्म वाटर देखने को मिलेगा। तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे आपको ज्यादातर वार्म वाटर देखने को मिलेगा, ज्यादातर बच्चे आपको वार्म वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को प्लीज याद रखना, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, पॉइंट क्या है भाई? ओशियन का जो टेम्परेचर है वो इतना शिफ्ट क्यों होता है सर? पॉइंट नंबर 3, इट डिपेंड्स ऑन अनइक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड एंड वाटर। मुझे एक बात बताओ, कोई सी है आपकी जिसके आसपास बहुत सारा लैंड है, तो सर वहां से जो भी आपके क्या कहते हैं पोल्यूशन है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह जो भी, यहाँ पे आप ये ईस्टर्ली विंड का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो जहां पर लैंड है वहां के अगर आपको आसपास मिला है तो वो ओशियन कंपेरेटिवली गर्म होगा, कंपेरेटिवली टू जहां पर ऐसा ओशियन जिसके आसपास कोई लैंड नहीं, दूर दूर तक आपको कहीं पे लैंड देखने को नहीं मिल रहा है, वहां पे सर पानी ठंडा होगा। ठीक है, वहां पर सर पानी ठंडा होगा। एंड ओशियन के टेम्परेचर में वेरिएशन आने का एक बहुत बड़ा रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि सदर्न हेमिस्फीयर में सर बड़ी ज्यादा पानी वानी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि दूर दूर तक आपको लैंड देखने को नहीं मिल रहा है भी तो सारा पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा का पूरा सर सारा का सारा बर्फ से ढका हुआ है। यस, लेकिन वहीं पे आप आ जाओ ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में, अपने इंडिया इंडिया के साइड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कंपेरेटिवली आपको पानी गर्म देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 लिखो। ठीक है, पॉइंट नंबर लिखो आप 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है सर? ओशियन करेंट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है? 4, सॉरी, 4 नहीं, 4। पॉइंट नंबर 4 ओशियन करेंट्स। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन के अंदर आपको यही 4 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है,
ठीक है बच्चे। आपको पता है कोल्ड एरियाज में यानी ठंडी जगह पे जो आपके वार्म ओशियन करंट्स होते हैं, वार्म ओशियन करंट्स, वार्म ओशियन करंट्स, ठीक है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ये बच्चे टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराने की कोशिश करता हूं। सपोज आपका एक करंट है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, ये बच्चे आपका वार्म करंट है, यहीं से याद कर लो। मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लेते हैं वो। वार्म करंट है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली टेम्परेचर बढ़ा देगा। अब कहाँ पे बढ़ा रहा है वो भी एक बार देख लो, क्या पता इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। टेम्परेचर बढ़ा देगा कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैंने आपसे फिर कहा, पानी गर्म कहाँ चलेगा, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, कई बार ऑप्शन में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा कि सर ईस्टर्न कोस्ट तो खाली एक ही ऑप्शन में, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। एंड हाँ याद रखना, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप। अब एक पॉइंट ये भी याद रखना, मैंने मोस्टली बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ आपको ईस्टर्न कोस्ट पे ही गरम गरम पानी देखने को मिलेगा, मैंने मोस्टली केसेस में बोला है। ठीक है, तो इसको प्लीज, इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। क्लियर है इतना? मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? तो ये था सर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन। तो पॉइंट नंबर 4 भी बच्चे आपका क्लियर है, पॉइंट नंबर 4 भी बच्चे आपका क्लियर है। अब जल्दी से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेनिटी। ठीक है, जल्दी से बच्चे हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेनिटी को। मुझे उससे पहले बता दो क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है, बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेनिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेनिटी। अच्छा, मैंने आपको यहां पर बताया कि सर आपका जो ये वार्म वाटर है ये पहले ए पे है, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे बी पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो किस पॉइंट के बाद हमें टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलेगा, वो कौन सा पॉइंट है जब हम नीचे जाते जाएंगे और उसके बाद हमें टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट देखने को मिले। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे बच्चे, 26 डिग्री आइसोथर्म, 26 डिग्री आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोथर्म। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बस आप क्या याद रखोगे सर, ये 26 डिग्री आइसोथर्म याद रखोगे। ठीक है, चलो, आइसोथर्म क्या होता है, वांट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए सर, सेलेनिटी, सेलेनिटी सर, ओशियन वाटर में नमक की मात्रा कितनी है, ओशियन वाटर में अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ओशियन वाटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ओशियन वाटर। अब देखो इसका कॉम्पोजिशन लिख लो। ठीक है, इसका आप कॉम्पोजिशन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बच्चे आप कॉम्पोजिशन लिख लो। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा बच्चे आपको मिलेगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज सोडियम क्लोराइड। देन MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला नहीं याद समझ में आता तो आप प्लीज जो मैं आपको नाम बोल रहा हूं वो लिख लें। ठीक है, देन मैग्नीशियम, दैट इज Mg सल्फेट, पूरा ही लिख दे रहा हूं, चलो, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये ऑर्डर प्लीज याद रखना, मैग्नीशियम सल्फेट, देन कैल्शियम सल्फेट, Ca सल्फेट, ये साइन डिट्टो का होता है, यानी जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिखा है। पोटेशियम सल्फेट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय K, पोटेशियम सल्फेट।
ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, इतना याद रखो, इसमें से कुछ की परसेंटेज भी प्लीज याद रखना, कुछ की परसेंटेज भी बच्चे प्लीज याद रखना। NaCl सर लगभग 77%। एग्जैक्टली आप ये देखोगे तो 77.8 के आसपास आपको शायद मिलेगा। ठीक है, ये सर लगभग 10%। मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 4%, दैट इज 4.7 या 4.5 आप इसको कह सकते हो। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एग्जैक्ट याद रखना, 3.6%, 3.6%। आंसर पोटेशियम सल्फेट लगभग 2.5% या 2.5%। ठीक है, ऊपर वाले के दो तो याद होने चाहिए, स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल सकता है। कॉम्पोजिशन ऑर्डर में लगाने को तो लगा लोगे, सबसे ज्यादा NaCl, देन MgCl2, देन मैग्नीशियम सल्फेट, देन कैल्शियम, देन पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलो, हाँ जी, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? गुड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मेजर सीज एंड लेक्स, सीज एंड लेक्स विथ विथ हाईएस्ट सैलिनिटी, सीज एंड लेक्स। ठीक है, विथ हाईएस्ट सैलिनिटी। ठीक है बच्चे, सीज एंड लेक्स विथ हाईएस्ट सैलिनिटी। सबसे ज्यादा किसकी है सर? सबसे ज्यादा है बच्चे वाल लेक की। सबसे ज्यादा किसकी है बच्चे? वाल लेक की, जो आपका टर्की में है। उसके बाद बच्चे डेड सी। ठीक है, उसके बाद बच्चे डेड सी, देन ग्रेट सॉल्ट लेक। मुझे डेड सी की लोकेशन हर एक बच्चे से कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। सर आप इतना सारा कमेंट सेक्शन में ही पूछ लेते हो, मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट्स भर दो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स भर दो, क्योंकि जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट्स भरोगे, ये इंपॉर्टेंट वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच पाएगी। ठीक है, चलिए। सर सबसे ज्यादा वान लेक की लगभग 330%, 330%। ठीक है, खैर चलो इसको मत याद रखो। सबसे ज्यादा याद रखना वान लेक की है, देन डेड सी, देन ग्रेट सॉल्ट लेक, देन बच्चे आपका आ जाएगा रेड सी। ठीक है, देन बच्चे आपका आ जाएगा रेड सी। और रेड सी से आपको याद आना चाहिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। देन बच्चे मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर। एट लास्ट कैरेबियन सी। ठीक है, एट लास्ट कैरेबियन सी। इसको प्लीज याद रखना, मैं ऑर्डर बनवा दे रहा हूं, नहीं तो भूल जाओगे। ये हो गया सर, देन इस पे आएगा, देन इस पे आएगा, देन इस पे जाएगा, देन इस पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ जी, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है सर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेनिटी भी आपका हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेनिटी भी आपका हो गया सर, कंप्लीट। अब जल्दी से आप देख लो ओशियन करेंट्स, देन ओशियनिक ट्रेंचेस, एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कितने हमारे पास स्लाइड बची है? 3 स्लाइड बची है। चलो, चलो कोई नहीं, चलिए सर। ओशियन करेंट्स, ये विंड के कारण जो भी आपकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जो भी आपकी मूवमेंट हो रही है बच्चे, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है, इसी को आप बेसिकली क्या कहते हो? ओशियन करंट्स के नाम से जानते हो। फैक्टर्स, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, डेफिनेशन वैसे मैंने आपको बता दिया, आप लिखना चाहो तो अपनी भाषा में लिख सकते हो। लेकिन फैक्टर्स जो ये ओशियन करेंट्स का ओरिजिनेशन करने में रोल प्ले करते हैं। फैक्टर्स सर, फैक्टर्स, फैक्टर नंबर 1, रोटेशन ऑफ अर्थ। फैक्टर को प्लीज याद रखना, एक्सप्लेनेशन की यहां पर शायद कोई जरूरत नहीं है, या आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फैक्टर्स प्लीज याद रखना। सर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, वेरिएशन इन टेम्परेचर,
वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर सर। एयर प्रेशर एंड विंड्स, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, देखा आ गया ना कॉन्सेप्ट, एयर प्रेशर एंड विंड्स। एंड विंड्स, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज वेरिएशन इन डेंसिटी, कि किसी सी की सर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, किसी की उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो वेरिएशन इन डेंसिटी, क्या पता पूछ ही ले, इस पॉइंट को भी लिख लो, वैसे आज तक तो पूछा नहीं, बट फिर भी अगर पूछ ले तो सर वेरिएशन इन डेंसिटी, वेरिएशन इन डेंसिटी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा सर, ओशियन करेंट्स का डायरेक्शन भी तो चेंज होता है, तो डायरेक्शन चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन चेंज के लिए कौन कौन से आपके जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं? फैक्टर नंबर 1, डायरेक्शन एंड साइज ऑफ कोस्ट, कोस्ट यानी तट, ठीक है। कोस्ट वगैरह वैसे मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में एक आध बार एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाके देख लेना। फिर शेप ऑफ कोस्ट, शेप ऑफ कोस्ट, ठीक है, शेप ऑफ कोस्ट। अर्थ रोटेशन यहां पर भी इफेक्ट करेगा, अर्थ रोटेशन यहां पर भी इफेक्ट करेगा। एंड सीजनल वेरिएशन, ठंडी गर्मी भी यहां पर इफेक्ट करती है, सीजनल वेरिएशन। पॉइंट्स को प्लीज याद कर लो, क्योंकि एक एक पॉइंट की अगर आप एक्सप्लेनेशन देखने जाओगे तो ये क्लास लगभग हो जाएगी 3 साढ़े 3 घंटे की, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पॉइंट डायरेक्ट ही पूछेगा। चलो ठीक है सर। ओशियन करेंट्स में सर आपको फैक्टर्स भी क्लियर है सर, वो जो डायरेक्शन क्यों चेंज होता है ओशियन करेंट्स का, आपको वो भी क्लियर, राइट। चलो, तो सबसे पहले बच्चे आप यहां पर नोट करोगे करेंट्स ऑफ एटलांटिक ओशियन, ठीक है, करेंट्स ऑफ ऑफ एटलांटिक ओशियन। कुछ इंपॉर्टेंट ही मैं आपको लिखवा रहा हूं, एंड कुछ मैं आपसे पूछूंगा, कुछ बच्चे मैं आपसे पूछूंगा, बिकॉज जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप गूगल पे जाके उस सर्च नहीं करोगे, आपको एटसेट्रा, सॉरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, नॉट एटसेट्रा, इट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। चलो सर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वार्म, इंपॉर्टेंट ही लिखवाऊंगा, देन कोल्ड। ओशियन करेंट मैं नहीं लिखूंगा, है ना सर जी, ओशियन करेंट लिख दो सर आप, नो, ओशियन करेंट्स मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा नाम लिखूंगा, उसके आगे आप लगा लेना कि सर ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, करंट है, करंट है, ठीक है सर। नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल वार्म वाटर करंट ऑफ एटलांटिक ओशियन, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल, ठीक है। फ्लोरिडा सर, फ्लोरिडा, याद रखना ये, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम प्लीज याद रखना। नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है बच्चे, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक। ब्राजील करंट प्लीज याद रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट। अब इन सबके आगे करंट लगा लेना प्लीज, ओके, इतना कर लेना बच्चे, इन सबके आगे करंट लगा लेना। कोल्ड, अटलांटिक ओशियन की कोल्ड में सर कैनरीज, ठीक है। साउथ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, अब देख लो, नॉर्थ अटलांटिक इज वार्म एंड साउथ अटलांटिक इज कोल्ड, राइट। फॉल्कलैंड सर, फॉल्कलैंड, आंसर लेब्राडोर। जब आपका जो टाइटैनिक जहां पे डूबा था ना, वहां पे बेसिकली क्या था कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो कई लोग जो शिप पर से कूदे थे, वो पानी इतना ठंडा था, -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास, की उसकी वजह से मर गए। तो वहां पर बेसिकली क्या टकराया था, गल्फ स्ट्रीम करंट एंड लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, दैट इज लेब्राडोर कोल्ड वाटर करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन, ठीक है बच्चे। चलो
करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, ध्यान से देखना, करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। सर सबसे पहले वार्म लिख लो, वार्म में सर राइट डाउन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, कुरुशियो करंट, ये सब आपको याद करना है ना, पिक्चर मत देखो, चार चार बार कॉपी में लिखो, याद हो जाएगा। एलुशियन करंट, तीन याद रखना इसमें, ठीक है। तुशुशिमा भी याद कर लो भाई, तुशुशिमा भी आप याद कर लेंगे। फिर कोल्ड, कोल्ड भी लिखवा दो सर, लिख लो भाई कोल्ड भी, चलो कोल्ड भी लिख लो। कैलिफोर्नियन, ठीक है, कोल्ड में दो ही लिखो, कैलिफोर्नियन करंट, एंड देन पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट को बच्चे हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, पॉइंट लिख लेना, पेरुवियन करंट एंड कैलिफोर्नियन करंट, पेरुवियन को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, बताइए। चलो इंडियन ओशियन की भी लिख लो भाई, इंडियन ओशियन की मैं आपको कहां पे लिखवा दूं, इंडियन ओशियन की मैं आपको कहां पे लिखवा दूं, ये नीचे लिखवा दे रहा हूं, इंडियन ओशियन, ठीक है, चलो यहीं पे लिख लो, आईओ, दैट इज इंडियन ओशियन। याद रखना बच्चे, कोल्ड में आएगा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये किस में आएगा सर, कोल्ड में, ठीक है। इंडियन ओशन की दो ही याद रखो, एक याद कर लो कोल्ड, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, एक याद कर लो हॉट, दैट इज अगुलास वाटर करंट, हॉट वाटर करंट, अगुलास याद कर लो, मोजाम्बिक याद कर लो, मोजाम्बिक बच्चे याद कर लो, ठीक है, हॉट। इंडियन ओशन की प्लीज ये तीन याद कर लेना, ओके, ये तीन प्लीज याद कर लेना। कोल्ड में एक और याद कर लो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इट इज ऑल्सो कोल्ड, ओके, क्लियर है इतना। चलो अब आ जाइए सर इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस के ऊपर, ठीक है। ट्रेंचेस बनने की क्या कंडीशन होती है, कैसे बनती है, हर एक चीज मैंने बता रखा है, पूछना मत सर ये ट्रेंचेस क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा, सिंपल याद रखो सर, समुद्र के अंदर गहरे गड्ढे, ठीक है। द ओशियनिक ट्रेंचेस, और क्लाइमेटोलॉजी का जैसे मैंने आपको जी फॉर्म दिया था, उसी तरीके से आपको ओशियनोग्राफी का भी मिल जाएगा, उसको जाके अटेम्प्ट कर लेना। क्लाइमेटोलॉजी के लेवल ऑफ क्वेश्चन जाके एक बार प्लीज चेक करो, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। सबसे पहले बच्चे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के ट्रेंचेस लिख लो, एन मींस नॉर्थ, ठीक है। चलो नॉर्थ पैसिफिक के तो मैंने आपको लिखवा रखे हैं ऊपर, ठीक है, कुरील वगैरह। आप लिख लो साउथ पैसिफिक के, साउथ पैसिफिक, एस पैसिफिक मतलब साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक के लिख लो भाई, टोंगा सर, टोंगा लिख लिया सर। कैरमाडिक लिख लो, कैरमाडिक लिख लो सर। अटक्कमा लिख लो, लिख लिया सर, चलो गुड। अटलांटिक के लिख लो सर, अटलांटिक के लिख लो। प्यूटो रिको ट्रेंच, प्यूटो रिको सैंडविच, हाँ जी सर, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो मैडम आपके लिए लेके आती हैं, कौन सी मैडम सर,
ऑफ कोर्स आपकी मैडम सर। ठीक है, मजा आ गया सर क्लास में, है ना, आपकी क्लास में ना सफल हो गया। नालाई को पढ़ लो, प्यूटोरिको, सैंडविच, रोमान के, ठीक है, तीन प्लीज याद रखना। साउथ पैसिफिक के टोंगा, कैरमाडेक, अटक्कमा। क्लियर है सर? बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? बताइए। चलो गुड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से। सर जो आपका वाटर सेलेनिटी ग्रेडियंट होता है, इट इज डिनोटेड बाय वाटर सेलेनिटी। वाटर में नमक की मात्रा कितनी है, इसका जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब कहीं ना कहीं उस स्लोप को दर्शा रहा है। इट इज डिनोटेड बाय हेलोक्लाइन, डिनोटेड बाय हेलोक्लाइन। ठीक है, हेलोक्लाइन शब्द से उसको डिनोट किया जाता है। क्लियर है? बताओ। क्लियर है सर? एवरेज सेलिनिटी कितनी होती है ओशियन की? एवरेज सेलिनिटी कितनी होती है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एवरेज। एवरेज कितनी होती है बच्चे? वेट। हाँ जी, एवरेज सेलिनिटी कितनी होती है? 35% के आसपास। आइसोथर्म बता दो जल्दी से कमेंट्स में। आइसोथर्म ऊपर लिखवाया है, उसको कमेंट्स में बता दो। डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है बच्चे आपकी? डीपेस्ट। कुछ ट्रेंचेस ऊपर भी लिखवाई, उसको भी प्लीज याद रखना। डीपेस्ट है बच्चे आपकी मारियाना। ठीक है, इंडियन ओशियन की डीपेस्ट। आईओ, दैट इज नॉट इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इट इज इंडियन ओशियन। डीपेस्ट जावा, डीपेस्ट जावा। ठीक है, क्लियर है इतना? लेक विथ मैक्सिमम सेलिनिटी, लेक विथ मैक्सिमम सेलिनिटी बता दो। लेक विथ मैक्सिमम सेलिनिटी बताइए सर। लेक विथ मैक्सिमम सेलिनिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बच्चे पता है क्या लगा कहते हैं? सर वान लेक, अभी आप ही ने तो लिखवाया। कोई नहीं, एक और लेक लिख लो, लेक असाल। पता है कितनी है? लगभग 348%। लेक असाल की मुझे आप सभी से लोकेशन चाहिए। ठीक है, पर डेंसिटी क्यू। चलो, लेक असाल की मुझे आप सभी से लोकेशन चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन। मेरे सर ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दी ओशियनिक ट्रेंचेस। अब लिख लो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप क्या लिखेंगे सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दो तीन पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, वो दो तीन पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो। ब्लैक सी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज, ब्लैक सी की बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज, जो जो होमवर्क दिया है हर एक बच्चे से कमेंट्स में चाहिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, ऐसा मत सोचना कि सर आप कमेंट्स तो पढ़ते नहीं होगे। मैं तो बताऊंगा नहीं और फिर रॉकेट बन जाऊंगा, बच्चे एग्जामिनेशन में आपका रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, ये प्लीज याद रखना। ब्लैक सी नेबरिंग कंट्रीज, यूक्रेन रशिया याद रखोगे, यूक्रेन रशिया याद रखोगे। ठीक है, जॉर्जिया तुर्की याद रखोगे। जॉर्जिया तो आप सभी को याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो, मतलब सर आप जो है घर वाले भी हमें सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, घर वाले भी हैं, कोई नहीं। टर्की याद रखोगे। ठीक है, बुल्गारिया आप याद रखोगे। देन रोमानिया याद रखोगे, रोमानिया याद रखोगे। ठीक है बच्चे, कैस्पियन सी सेम बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज। कैस्पियन सी बच्चे बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज, जल्दी से। एनीवन? चलो मैं शॉर्ट में आपको लिखवा रहा हूं। कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, कतरई। ठीक है, ट्रिक क्या है बच्चे? कतरई। के फॉर कजाकिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आर फॉर रशिया, ए फॉर अजरबैजान, आई फॉर ईरान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया,
अजरबैजान, ईरान। ठीक है, क्लियर है इतना? बताइए, क्लियर है क्या? चलो सर, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, क्लियर इतना? बताइए। हाँ जी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। बताओ, इतना क्लियर है क्या? अराल सी का प्लीज याद रखना। अराल सी का बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, KU, KU, कू, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्लियर है? चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक और पॉइंट लिखो, एजोव सी एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट, पानी वाले पतले रास्ते को कहते हैं भाई, स्ट्रेट का नाम याद रखोगे, कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, एजोव सी एंड ब्लैक सी, कौन सा स्ट्रेट बच्चे? कर्च स्ट्रेट। ठीक है, OMT याद रखना, ओशियनिक मीन टेम्परेचर होता है फुल फॉर्म। कॉन्टिनेंटल सी किसको कहते हैं बच्चे? ब्लैक सी को ही कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटल सी। कॉन्टिनेंटल सी, क्लियर है? बता दो। हाँ जी, कैपिटल ऑफ अजरबैजान दैट इज बाकू, शोर्स ऑफ कैस्पियन सी, पॉइंट लिख लेना। बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। ठीक है, लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ कैस्पियन सी। चलो, चलो अब अपना होमवर्क सुन लो भाई। ठीक है सर, होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क। आप मुझे सर बताएंगे अबाउट सार्गेसो सी, पॉइंट नंबर 1, होमवर्क नंबर 1। सार्गेसो सी के बारे में जो बता सकते हो पूरा बताना है, सार्गेसो सी। ठीक है, होमवर्क दे रहा है उसको कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। अबाउट एजोसी बताओगे, अबाउट आइसोथर्म बताओगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके लिए होमवर्क है सर, सार्गेसोसी, एजोसी एंड आइसोथर्म। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। इसकी जो प्रैक्टिस शीट है ये आपको जल्दी मिल जाएगी विथ, कहने को उसमें होते हैं बच्चे सिर्फ 25 क्वेश्चन, लेकिन हर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं विथ 4 स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन आपके टोटल लगभग कवर होते हैं 100। क्लाइमेटोलॉजी में भी मैंने आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी है, डू रिवाइज इट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बच्चे आपको मेरी मिलेगी ठीक 12 तारीख को, 12 मार्च। किसकी मिलेगी सर? कंप्लीट केमिस्ट्री। ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री, उसके बाद कंप्लीट बायोलॉजी, देन तो आपका हेल वीक है ही, उसमें भी बाकी का हम सिलेबस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आपको क्या करना है सर? क्लासेस प्लस हैंडआउट्स, हैंडआउट्स आज एक और भेज रहा हूँ, हैंडआउट आज एक और भेज रहा हूँ। बेचारा हमारा विक्रम है, बड़ी मेहनत कर रहा है आपके लिए। ठीक है, हैंडआउट्स प्रिपेयर करने में, क्लासेस प्लस हैंडआउट्स, और उसके बाद कुछ नहीं करना। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल। ठीक है, चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, होमवर्क प्लीज याद रखना। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप सभी से ये होमवर्क चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोबारा से एक बार देख लेना। तो सर आपका फिजिकल ज्योग्राफी इसी के साथ कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के होमवर्क प्लीज याद रखना, होमवर्क इन दी कमेंट्स। अब सर हम क्या करेंगे तब तक, 12 तारीख तक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करिए, रिवाइज करो। ठीक है, इकोनॉमिक्स कवर हो जाना चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे तरीके से रिवाइज करो।
हैंडआउट्स अच्छे तरीके से पढ़ो जितने भी दिए हैं, स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन वाले एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस इनसाइट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, फेमस इवेंट्स एक्सेट्रा, और जो आज दूंगा। अलॉन्ग विथ जी फॉर्म प्रैक्टिस करो। जी फॉर्म से 3-4 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी बताने की कोशिश करूंगा। जी फॉर्म से खाली आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, 2 से 3 कॉन्सेप्ट नए ही जानोगे। बाकी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहूंगा। एंड बच्चे, इसी के साथ आपका ओशियनोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। तो हर एक बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से रिवाइज करना, होमवर्क जरूर से कर लेना इन दी कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल। सर ये सब कहाँ पीडीएफ मिलेगा, कहाँ पे जी फॉर्म मिलेगा, कहाँ पे हैंडआउट्स मिलेंगे, कहाँ पे वीडियो मिलेगी? वीडियो मिलेगी यश मोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड पीडीएफ वगैरह हर एक चीज के लिए, हर एक नोटिफिकेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर सर के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, जहां पे ऑलरेडी 24K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, 24,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं जो अपनी जिंदगी सर की गाइडेंस के अंदर बदल रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आइए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। चलिए बच्चे, जय हिंद।